तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि आप ठीक रहेंगे तभी तो हम आपके सामने लोगों की आप बीती लाते रहेंगे। ये कहानियां, ये किस्से आखिर किसके हैं, ये सब क्यों जन्म लेती हैं, क्यों इंसान बेबस हो जाता है, क्यों वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। आपकी तरह ये सब बातें मेरे दिमाग पर भी जोर डालती हैं, पर जवाब मिलता है तो क्या, एक और नई कहानी। तो चलिए नई कहानियों को आराम से सुनते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप उसे मुझे भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो जल्दी से बिना देरी किए अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम मजहर है और मैं धनबाद से हूं। साथ ही रायपुर में मैथ्स कॉलेज में एमसीए का लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूं। दरअसल दोस्तों, ये बात 1 साल पहले की है। जैसे ही हमारे सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हुए थे तो साथ ही हमारी ट्रिप की तैयारी भी चल रही थी। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और भी थे, प्रतीक और पोषण। हम सब साथ ही रहते थे। हमने सारे एग्जाम देने के बाद 22 दिसंबर को कॉलेज से ट्रिप के लिए निकले। दोस्तों, हमारा ये ट्रिप दार्जिलिंग, गैंगटॉक और लद्दाख का था। हमारी टिकट का समय रात 9 बजे का था। हम सभी ट्रेन में एक एक करके चढ़े और निकल गए रायपुर से। ट्रेन में दोस्तों होने की वजह से नींद का तो कोई सवाल ही नहीं था। जिस डिब्बे में हम थे वहां पर कुछ जूनियर भी थे, बीसीए और एमसीए के स्टूडेंट थे। हमारी वो रात और दूसरी रात जैसे तैसे कट गई और फिर अगले दिन ठीक सुबह के 6 या 7 बजे हम सभी न्यू जलपरी स्टेशन पर उतरे। हम लोगों ने होटल पहले से ही बुक कर रखा था ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हमने वो दिन हॉस्टल में ही रेस्ट किया और फिर शाम को जब आंख खुली तो बड़ा फ्रेश फील किया। और वैसे भी रात की नींद अगर दिन में ले ली जाए तो फिर रात में नींद काफी देर से ही आती है। बस फिर क्या था, निकल पड़े हम रात को सैर करने के लिए। वैसे एक बात बता दूं मैं आपको, मैं और मेरे दोस्त प्रतीक और पोषण, हम सब भूत प्रेतों से नहीं डरते थे। हमें इन बातों पर यकीन तो था, पर हमें उनसे कभी डर नहीं लगता था। खैर दोस्तों, हमारी सैर खत्म हुई तो हम वापस आकर अपने कैंप के सामने आग लगाकर बैठ गए। ठीक थोड़ी देर बाद मैं और मेरे दोस्त हम सिगरेट की तलाश में बाहर की तरफ निकल पड़े। रात ज्यादा हो जाने के कारण आसपास की सारी दुकानें भी बंद हो चुकी थी, लेकिन हम आगे की तरफ चलते ही रहे, इसी उम्मीद में कि कोई तो दुकान खुली होगी, पर कोई भी दुकान हमें ना मिली। और तो और हम होटल से भी काफी दूर आ चुके थे। रात का सन्नाटा हमें साफ साफ समझ आ रहा था। यही सोच हम वापस मुड़े ही थे कि अचानक हमें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। हमने आसपास देखा तो वहां पर कोई नहीं था। दोस्तों, यहां तक तो ठीक था, लेकिन हमने जैसे ही पलटकर वापस देखा तो ठीक हमसे कुछ ही मीटर दूर हमें एक औरत दिखाई दी, जो कि बड़ी भयावह थी। उसके लंबे बाल चारों तरफ बिखरे हुए थे। उसकी लंबाई करीब 6 फुट की प्रतीत हो रही थी। हम उसे देख ही रहे थे कि वो हंसते हंसते अचानक गायब हो गई। एक बार को तो हमें लगा कि ये शायद हमारा वहम होगा। यही सोच हम आगे की ओर बढ़ने लगे। किस्मत से हमें वहां एक चाय की दुकान मिली। हमें वहां से चाय और सिगरेट दोनों मिल गई। इसके बाद हम वापस होटल आ गए और इससे पहले हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था हम तो वो सब भुला चुके थे। कमरे में बैठकर हमने कुछ देर बातें करी और फिर चुपचाप सो गए। हमें सोए बस 1 घंटा ही हुआ होगा कि अचानक प्रतीक जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि हम सभी तुरंत उठ गए। प्रतीक बहुत डरा हुआ था। उसके चेहरे पर पसीना और डर साफ दिख रहा था। हमने तुरंत ही उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तू यूं अचानक से क्यों चिल्लाया। तो उसने बताया कि मुझे वही औरत दिखाई थी जो उस रोड पर थी। वो मेरे सीने पर बैठकर मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, सच कहूं तो यह बात सुनकर उस वक्त हमें भी घबराहट होने लगी थी, पर हमने उसे जाहिर नहीं होने दिया। मैंने बस अपने खुदा का नाम लिया और सुरह की तिलावत करी, जिससे शैतान दूर भागता है। और तुरंत ही मैंने खिड़की कमरा अच्छे से बंद कर दिया और हम चुपचाप सो गए। इसके बाद फिलहाल हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ।
और हम गैंगटॉक होते हुए सीधा लद्दाख चले गए। पर दोस्तों, वहाँ हम तीनों ने जो महसूस किया, मैं वाकई में आपको बता नहीं सकता कि हम लोग वहाँ किस तरह रहे। दरअसल दोस्तों, लद्दाख में हमारी पहली रात थी और हमें नहीं पता था कि वो औरत भी ठीक हमारे पीछे पीछे आ चुकी थी। उस रात हमें नींद भी नहीं आ रही थी, तो हम तीनों होटल के लॉन में ऐसे ही बैठे हुए थे। रात थी तो वहां पर लाइट भी डिम थी। हल्की रोशनी में हम सब आराम से बातें ही कर रहे थे कि अचानक हमें फिर से वही बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी और ठीक कुछ ही दूरी पर हमें वो औरत फिर से दिखाई दी। पर इस बार हमें उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसके पूरे चेहरे पर खून ही खून लगा हुआ था और वो हवा में तैर रही थी। ये दृश्य हमसे देखा ना गया। हम बेहद डर गए थे। हम चुपचाप उठकर रूम में जाने के लिए हुए ही थे कि वो औरत अचानक हमारे सामने आ गई और उसने मुझसे कहा कि तू ये अपना लॉकेट गले से उतार दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। दोस्तों, उस वक्त हम सिर्फ एक टक खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई सपना हो, पर क्या वो सच में वहां थी या फिर हमारा वहम था। हम सब बर्फ की तरह जैसे कि तैसे खड़े रहे कि तभी अचानक हमारे सर ने आवाज लगाई कि तुम तीनों इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो। हमने वो आवाज सुनी तो हमें ऐसा लगा जैसे हमें अभी अभी किसी ने नींद से जगाया हो, और वो औरत भी अचानक कहीं गायब हो चुकी थी। इसके बाद हम सब अपने रूम में चले गए। हम लोग तीनों उस वक्त इतना डरे हुए थे कि हम अपने सर से कुछ बोल ही नहीं पाए। मैंने पोषण से एक सिगरेट मांगी और बैल्कनी में चला गया। ठीक मेरे पीछे पीछे पोषण भी बाहर आ गया। हम दोनों सिगरेट पी ही रहे थे कि अचानक प्रतीक जोर से चिल्लाया। हम तुरंत अंदर पहुंचे तो हमारे कुछ बोलने से पहले ही वो रोते हुए बोल पड़ा कि भाई, वो यहां भी आ गई है, वो हमें नहीं छोड़ेगी। मैंने उसको दिलासा देते हुए कहा कि भाई, यहां कोई नहीं है, तू सो जा। दोस्तों, सच कहूं तो डर तो उस वक्त हमें भी लग रहा था, पर हम क्या करते। हम दोनों भी चुपचाप प्रतीक के बगल में ही सो गए। सुबह हम तीनों की तबीयत खराब थी। हम लोग अपने बेड से उठ तक नहीं पा रहे थे। प्रतीक तो कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे शरीर बहुत भारी सा हो गया हो। तभी कुछ ही देर बाद हमारे सर वहां पर आ गए। हमारी ऐसी हालत देख उन्होंने हमसे कहा कि तुम लोग ठंड में रात भर बाहर घूम रहे थे, तभी ये सब हुआ है। ये कोई तरीका नहीं है तुम्हारा। प्रतीक ने तुरंत लड़खड़ाते हुए बोला, सर वो हमें नहीं छोड़ेगी सर, हम तीनों को मार देगी। मैंने प्रतीक की तरफ देखा तो एहसास हुआ कि हम सब में सबसे ज्यादा असर उसे ही हुआ था। तभी तो वो खुद को रोक ना सका। सर ने भी तुरंत पूछा, कौन नहीं छोड़ेगी? क्या बोल क्या रहे हो तुम? दोस्तों, इसके बाद हमने बिना रुके सर को हमारे साथ हुई सारी बात हमने शुरू से बताई। हमारे सर को हमारी बात पर विश्वास हुआ। उन्होंने तुरंत ही होटल के मैनेजर से बात करी। मैनेजर ने बताया कि यहाँ पास में ही एक दरगाह है जहां पर ऐसी चीजों पर उतारा किया जाता है। सर ने हम तीनों को किसी प्रकार वहां पर लेकर गए। वहां पर बाबा अपनी जगह पर विराजमान थे। उन्होंने हम पे अपनी दया दृष्टि दिखाते हुए कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। साथ ही बीच बीच में कुछ पानी के छींटे भी मारे और बताया कि वो एक चुड़ैल थी जो कि तुम लोगों के पीछे पड़ी थी। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे गले में आयते ताबीज था, जिसके कारण वो तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई। दोस्तों, हमें भी बाबा की बात सुनकर समझ आया कि तभी प्रतीक पर वो ज्यादा हावी थी, क्योंकि उसके गले में कोई ताबीज नहीं था। बाबा ने हमें दरगाह का पानी दिया और कहा कि इसे 11 दिन तक लगातार पीना है। दोस्तों, इसके बाद हम तीनों ठीक हैं। लेकिन दोस्तों, सच कहूं तो आज भी कभी कभार जब वो सब याद आता है तो दोस्तों सच में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस इतनी सी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, ये तो थी मजहर की दास्तां। अब मैं आपको ले चलता हूं सौरभ के पास। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास रहता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जो कि मेरे ही परिवार के साथ घटी थी। दोस्तों, कहते हैं कि मरने के बाद हमें उस इंसान से किसी भी प्रकार का लगाव नहीं रखना चाहिए। मैं आपसे ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे परिवार ने खुद ये सब भोगा है। इंसान का लगाव उसे अपनी ओर वापस खींच ही लाता है, क्योंकि उसका लगाव अपने परिवार से कभी खत्म नहीं होता।
तभी तो इंसान रंग बिरंगे कपड़ों को छोड़कर सफेद रंग के कपड़े पहनता है, ताकि रूहों के मुताबिक उसे कहीं इस दुनिया के लोगों से किसी प्रकार का लगाव न रह जाए। तो दोस्तों, दरअसल आज से 6 साल पहले अचानक हार्ट अटैक की वजह से मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई। घर वाले उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे, पर ठीक जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंसान के मरने के बाद अगर हम उससे किसी भी प्रकार का लगाव रखें तो उस आत्मा को इस दुनिया से छोड़कर जाने में परेशानी होती है। हम लोग सभी दादाजी के शव को शमशान ले जा रहे थे। उस वक्त हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। विधि के अनुसार सब ठीक चल रहा था। शमशान पहुंचने के बाद जैसे ही चिता को अग्नि देने का समय नजदीक आया ही था कि तभी अचानक मेरी बुआ वहां पर आ गई और रोते हुए दादाजी के शव को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी। वहीं दूसरी तरफ दादाजी बुआ से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो उनके पिता थे और हर माता पिता अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। वैसे कहा जाता है कि महिलाओं को शमशान पर नहीं जाना चाहिए। ये एक धार्मिक नियमों के विरुद्ध है। ऐसा मैं सबके लिए तो नहीं कहता, पर हमारे में ये सब मानते हैं। अगर आप भी ये सब मानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, मुझे भी थोड़ी तसल्ली होगी। खैर, मेरी बुआ ने किसी की नहीं सुनी। हालात ऐसे थे कि उस वक्त उन्हें रोक पाना शायद ही किसी के बस में था। किसी तरह उन्हें एक तरफ कर चिता को आग दी गई। उस वक्त चिता जैसे जैसे अपना जोर पकड़ती गई, वैसे वैसे बुआ की आवाज उस वीराने में गूंजती रही। इसके बाद हम सब वापस आ गए। सब लोग सदमे में थे। माहौल एकदम सन्न था। रात के 12 बज चुके थे और तब तक सब ठीक था और किसे पता था कि अब आगे क्या होने वाला था। अचानक घर में एक अजीब सी महक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ठीक हमें उस वक्त लग रहा था जब दादाजी की चिता के वक्त जो महक उठ रही थी। ये सब करीब 12 बजे से रात के 3 बजे तक हुआ। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उसी दिन हुआ, ये सब ठीक 13वीं तक चला। सब लोगों को थोड़ी हैरानी तो हुई कि ये सब कैसे हो सकता है, पर मेरे पिताजी 13वीं के बाद वाराणसी के घाट पर जाकर दादाजी की अस्थि विसर्जन करके माफी मांगी। तब जाकर ये सब बंद हुआ। वैसे दोस्तों, मेरा घर चारों ओर से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है और मैंने यहाँ चुड़ैल, जिन्न और बेतालों के देखे जाने की घटना को बचपन से कई बार सुनता आया हूँ। वैसे दोस्तों, आज से 10 साल पहले जंगल इतने घने और विशाल थे कि दोपहर के वक्त में भी वहां से गुजरने में अंधेरा महसूस होता था। और तो और आज भी जंगलों में बहुत से अघोरी तांत्रिक अपनी क्रियाएं करते देखे जाते हैं। ये बात ठीक आज से 10 साल पहले की है। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ रात के ठीक 11 बजे उस जंगल में गया था, क्योंकि हमने उस जंगल में चुड़ैल के बारे में सुना था और हम उसे ही देखने गए थे। साथ ही हमने ये भी सुना था कि वो हमारे आसपास के कई गांवों में भी दिखाई दी थी, क्योंकि वो उनका पीछा कर चुकी थी। दोस्तों, यहाँ तक कि एक ब्रेड बेचने वाले को भी उसने उसकी साइकिल से उतरने को कहा था, पर वो नहीं रुका, उल्टा साइकिल को और तेजी से चलाने लगा। पर उसी तेजी से वो चुड़ैल भी ठीक उसके पीछे उतनी ही रफ्तार लिए साथ साथ भागने लगी। पर वो आदमी लगातार अपनी स्पीड बनाए रख आगे की ओर बढ़ता रहा। वैसे दोस्तों, एक बार को तो उसे ऐसा लगा जैसे कि उस चुड़ैल ने उसकी कमीज को पकड़ लिया हो, पर वो बदहवास आगे की ओर निकलकर किसी प्रकार अपनी जान बचाकर बच निकला। इसके बाद उसने ये बात गांव वालों को बताई। यकीन ना होने पर उसने अपनी पीठ भी दिखाई, जिस पर लाल घाव के लंबे निशान थे। खैर दोस्तों, पर यह भी सच है कि हमें वहां पर ऐसा कुछ साया नहीं दिखा। पर हाँ, मुझे अच्छे से याद है जब हम उस जंगल से वापस लौट रहे थे तब हमने देखा कि एक पेड़ करीब 30 से 35 फीट ऊंचा और उसकी ऊंचाई पर हमें एक जलता हुआ अंगारा दिखाई दिया, जबकि वहां उसके आसपास कोई और पेड़ नहीं था और ना ही उस पेड़ की कोई टहनी थी। तो आप खुद ही सोचिए, वहां पर इस प्रकार का जलता हुआ अंगारा कैसे दिख सकता है। वैसे इस अंगारे को उत्तराखंड में किसी प्रेत का उठना कहते हैं। ये देख हम चौंक गए थे, पर हमारे यहाँ ये सब आम बात है और ये सब मेरी आंखों देखी घटना है। अंत में मैं बस आप सभी से इतना ही कहूंगा कि आप सभी मेरी इस कहानी पर यकीन करने या ना करने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही मैं महेश जी का भी बहुत आभारी हूं और उम्मीद करूंगा कि मेरी ये कहानी वो आप तक जरूर लाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, सौरभ का धन्यवाद करता हुआ मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि मैं आप सबकी स्टोरी लाऊंगा, थोड़ा वक्त दे। फिलहाल हम चलते हैं
संजू के पास। देखते हैं उनका क्या कहना है। उन्होंने बस कहा है तो इतना कि इस कहानी का नाम संजू की स्टोरी रखना। वैसे उन्होंने अपने गांव का नाम बताने से मना कर दिया, पर किस्सा जो उनके साथ हुआ उसे पूरा जरूर सुनाया। तो दोस्तों, दरअसल ये कहानी 9 साल पहले की है। आइए सुनते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ शाम के करीब 6 बजे घूमने गया था। हम सभी को घूमते घूमते करीब 9 बज चुके थे। तो मैंने सभी से कहा कि रात बहुत हो चुकी है, चलो अपने अपने घर चलते हैं। सभी ने हामी भरी और हम 6 में से 2 दोस्त अपने रास्ते की ओर बढ़ गए। अब हम 4 थे, विपुल, मनदीप, आदित्य और मैं। हम चारों एक साथ अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। आदित्य और विपुल का घर हमारे घर से पहले पड़ता था। उन्होंने गुड नाइट बोला और हम आगे की ओर चलने लगे। मैं मनदीप के कंधे पर हाथ रखकर चल रहा था। हम दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी मनदीप दूसरी तरफ देखता हुआ चलने लगा। मैंने उससे पूछा कि उधर क्या देख रहा है, तो वो बोला कि उस सुनसान घर की खिड़की से कोई हमें देख रहा है। मैंने उधर ध्यान न देते हुए कहा कि उधर तो खंडर है, वहां से हमें कौन देखेगा। तो उसने कहा कि पहले देख तो ले एक बार। मैंने कहा दिखा। इतना कहते ही मेरी जबान वहीं रुक गई, क्योंकि वहां सच में कोई खड़ा था और वो एकटक हमें ही देख रहा था। बार बार मेरी नजरें वहीं जा रही थी। फिर समझ आया कि वो कोई लड़की है, पर वहां कोई कैसे हो सकता है, वो घर तो कई सालों से खंडर है। तभी मनदीप ने मुझसे कहा कि चल वहां एक बार चलकर देखते हैं कि आखिर यहां हो क्या रहा है। मैंने उसे मना कर दिया, कहा कि रहने दे यार, पर वो जिद करता रहा तो मैंने हाँ कर दिया। हम दोनों जैसे ही ऊपर खंडर के पास पहुंचे तो मैंने मनदीप से फिर कहा, भाई चल यहां से। मैं उसे बार बार घर जाने की बात कर रहा था और वो था कि उस खंडर में जाने को कह रहा था। इसके बाद मैं वहां 1 सेकंड भी नहीं रुका और सीधा अपने घर चला आया। रात बीत जाने के बाद अगले दिन मनदीप से मिलने मैं उसके घर पहुंचा तो पाया कि मनदीप तो घर पर था ही नहीं और उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने तभी बिना देरी किए मनदीप के घर वालों को बताया कि वो रात को उस खंडर वाले घर में जाने को कह रहा था। मैं तो घर आ गया, पर यहां आया तो पता चला कि वो अभी तक आया ही नहीं। इसके बाद मैं दौड़कर अपने घर वापस आ गया। मैंने एक सांस में पिताजी को सारी बात बता दी। उस वक्त मुझे थोड़ी डांट भी पड़ी। पिताजी का कहना था कि तूने उसे वहां क्यों जाने दिया और उसे वहां अकेला ही छोड़कर आ गया, कम से कम घर पर आकर तो बता देता। दोस्तों, इसके बाद पिताजी और मैं तुरंत मनदीप के घर गए और वहां से सीधा उस खंडर पर पहुंचे। मैंने देखा कि मनदीप वहां पर एक कमरे में बेहोश पड़ा था। मैंने तुरंत पिताजी को आवाज दी। उन्होंने तुरंत मनदीप को उठाया और हॉस्पिटल ले गए। थोड़ी ही देर में मनदीप को होश आ गया। उस वक्त सब लोग बाहर बैठे हुए थे। मैं चुपचाप वार्ड में अंदर चला गया। मैंने तुरंत जाकर उससे पूछा कि तू एक बात बता, मेरे घर जाने के बाद तेरे साथ क्या हुआ था कि तू वहां बेहोश की हालत में मिला। दोस्तों, उसने बताया कि तेरे जाने के बाद मैं उस घर में गया था। मैंने देखा कि वो लड़की एक कुर्सी पर बैठी हुई थी, उसके बाल बिखरे थे। मैं वापस मुड़ा तो उसने मुझे अपने पास बुलाया। मैं नहीं गया तो उसने मुझ पर हमला ही कर दिया और वो सीधा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने जोर से हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरे कानों में ऐसा लगा जैसे किसी ने सुइयां चुबा दी हो, पर मैं बोलता रहा। इसके बाद वो खिड़की से बाहर भाग गई और मैं उसे देखता ही रह गया। पर जब आंख खुली है तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने, इसीलिए मैं आप सभी से कई बार कहता हूँ, जब भी आपको कहीं कुछ अजीब लगे तो हमें वहां से दूर चले जाना चाहिए। पर फिलहाल मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे इंसान के पास जिन्होंने हमें इस कहानी में एक बार फिर से छलावे का किस्सा याद दिलाया है। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम साइमन जॉर्ज है। मेरी दादी का नाम माइक लीना है और जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये मेरी दादी के पिता, जिनका नाम इंद्रियास था, उनके साथ घटी थी। दरअसल दोस्तों, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि उनके पिता उस वक्त चर्च में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे और साथ ही वो एक धार्मिक इंसान भी थे। हालांकि ये बात तो आप सभी को पता होगी कि उन दिनों ज्यादातर लोग गरीबी में दिन काटते थे। ऐसे में ना ही उनके पास कोई फोन था और ना ही किसी प्रकार की कोई घड़ी जिससे वो समय का पता लगा पाते।
इसी के चलते ठीक रोज की तरह उन्हें नौकरी पर जाना था। उनकी रात की नौकरी थी। उनकी शिफ्ट रात के 12 बजे से स्टार्ट होती थी, लेकिन एक रात नींद ज्यादा आने के कारण उन्हें मालूम ही नहीं चला कि कब रात के 2 बज चुके थे। वो उठकर आराम से तैयार हुए और चर्च के लिए निकल गए। उस वक्त अंधेरे के साथ साथ रास्ते में सुनसान होना लाजमी था। उस वक्त वो समझ गए थे कि आज शायद उन्हें ज्यादा देर हो गई है, क्योंकि उस वक्त रास्ते में उन्हें एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। उनके कदम जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथों में रोशनी थी, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन थे। वो उसे हाथ में लिए पढ़ते पढ़ते चलते रहे। जैसे जैसे वो आगे चल रहे थे तो ठीक उनके सामने कभी गाय आ जाती, तो कभी बैल, तो कभी कोई कुत्ता, और ना जाने ऐसे कई जानवर। इनमें से कई जानवर तो उन्हें परेशान करके अपने पीछे आने को भी कह रहे थे, पर वो उस वक्त बिल्कुल भी नहीं डरे और जैसे तैसे चर्च के गेट तक पहुंचे। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो उन्हें आवाज आई। आवाज कुछ इस प्रकार थी, इंद्रियाज, आज तो तू बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। दोस्तों, सुनकर ऐसा प्रतीत होता था कि आवाज को नाक बंद करके बोला गया हो। दोस्तों, हो या ना हो, वो एक छलावा था। इसके बाद उन्होंने फादर को उठाया। फादर ने अपनी घड़ी में समय देखा तो उनको डांट भी पड़ी और कहा कि ये कोई समय नहीं है आने का, लेकिन तू बच गया, ये शुक्र है। पर अपने पास घड़ी रखा कर। फादर ने उन्हें एक घड़ी दी ताकि आगे से वो ऐसे देर रात कभी ना निकले। प्रेत तो मिले ना मिले, पर ना जाने कोई हादसा हो गया तो दोस्तों, अब वक्त है हमारी आज की आखिरी कहानी का। वैसे इनका नाम नेसर्गी है और इन्होंने फिलहाल एक जानवर को अपना दोस्त बना लिया है। पर क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि आखिर इस जानवर का मालिक कहाँ है? आओ मिलवाता हूं उनसे। दोस्तों, मेरा नाम तो आप जान ही गए होंगे। दरअसल ये बात आज से 4 महीने पहले की है। मैं अक्सर अपनी सहेली शनाया के घर पर रोज अपनी ट्यूशन क्लासेस के लिए जाती थी। उसका घर मेरे घर से यही कुछ एक गली छोड़कर है। मुझे वहां से निकलने में रात के 9 बज जाते थे। दोस्तों, वहां से मेरे घर तक आने में मुझे एक गली से होकर गुजरना पड़ता था, जो कि थोड़ी हल्की रोशनी, सुनसान, थोड़ी अजीब डरावनी सी लगती थी, पर मैं रोज वहां से गुजरती थी। वैसे दोस्तों, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि वो गली हॉन्टेड है। बस वहां से गुजरते वक्त थोड़ी फील आती थी, क्योंकि ज्यादातर वहां अंधेरा ही रहता था। खैर, एक रात मैं अपनी ट्यूशन क्लास लेकर वापस आ रही थी तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई ठीक मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो सच में कोई मेरे पीछे था। वो था एक बहुत ही प्यारा सा डॉग। उसके साथ एक छोटी सी लड़की भी थी। उसने सिर्फ उस डॉग का नाम बताया, अपना नहीं। वो बोलती भी बहुत कम थी। वैसे उस डॉग का नाम स्क्वीडो है। चलते चलते थोड़ी ही देर में मेरा घर आ गया और मैं अंदर चली गई। इसके बाद अगले ही दिन वो बच्चे और वो डॉग मुझे फिर से दिखाई दिए। देखते ही देखते ये अब रोज का सिलसिला बन गया था। तो ऐसे ही एक दिन मैं अपनी क्लास के लिए नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे कुछ काम था। मैं घर पर ही थी। मैं आराम से अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक वही लड़की और उसका वो प्यारा सा डॉग मुझे दिखाई दिया। पर इस बार वो बेहद परेशान थी। मैंने देखा कि कुछ लोग उस डॉग को बुरी तरह मार रहे थे। जब वो लड़की एकदम से चिल्लाई तो अचानक मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा कि ये सब एक सपना था। मेरी जान में जान आई और मैं सपना समझकर फिर से सो गई। इसके बाद अगले दिन जब मुझे वो लड़की और उसका वो डॉग नजर नहीं आए तो मैंने वहीं पास में एक आंटी से पूछा। पर दोस्तों, जब उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया तो आप शायद डरे या ना डरे, पर उस वक्त मुझे बेहद डर लगने लगा था। दूसरी तरफ दुख भी बहुत हुआ था। आंटी ने बताया कि वो बच्ची अपने उस डॉग के साथ खेलते खेलते गिर गई थी। उसके सर पर चोट आई थी। चोट इतनी गहरी थी कि उसकी जान उसी वक्त चली गई। घर वालों ने भी गुस्से में आकर उस डॉग को मार मार कर घर से भगा दिया। पूरी बात पता लगाने के बाद मालूम चली कि वो लड़की जहां मुझे दिखी थी उसकी मौत भी वहीं हुई थी। अगले दिन मैंने ये बात अपनी सहेली सनाया को बताया। उसे बताते वक्त मुझे बहुत दुख हो रहा था और पूरी बात बताने के बाद वहां से वापस आते वक्त वो डॉग मुझे वहां फिर से दिखा। मैंने उसे दूध पिलाया और सीधा अपने घर ले गई। ज्यादा कुछ तो नहीं दोस्तों, बस हम अब एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। मेरा प्यारा डॉग स्क्वीडो।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानियाँ। कभी कभी इंसान जाने अनजाने में गलत कर बैठता है, ठीक उसी तरह कभी कभी सही भी कर देता है, क्योंकि दोनों सूरतों में इंसान की भावना उसके दिल से निकलती है। तभी तो कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। पर अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर करें, साथ ही प्यार देते रहें, क्योंकि याद रहे आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। बाय बाय।